वसत उल्ला खान का कॉलम किस्सा मुस्तकबिल के समंदर का। स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है कि कुराए अर्ज 70% पानी और 30% खुश्की पर मुश्तमिल है। समुंदर में सिर्फ आबी हयाती नहीं होती, समुंदर दरअसल खुश्की पर रवां जिंदगी की शाहरग है। वो न सिर्फ बारिश अता करता है बल्कि बैनुल अक़वामी तजारत की बाग भी उसी के हाथ में है। ईंधन, मादनियात और खुराक समेत कौन सी ऐसी शय है जो समुंदर के रास्ते एक से दूसरी जगह आसान और सस्ते अंदाज में नहीं पहुंचाई जा सकती। इसीलिए यूनानी व फनीकी व रूमी अदवार से आज तक जितनी भी सल्तनत साजी हुई वो समुंदर का एहसान है। यानी जिसके पास समंदर की कुंजी थी वही अजीम सल्तनत में दाखिले का दरवाज़ा खोल पाया। बरतानवी सल्तनत में अगर सूरज गुरूब ना होता था तो इसकी बुनियादी सबब बरतानवी बहरी ताकत का अरूज था। सिर्फ बरतानिया ही क्या, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, वलंदीज और सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी बड़ी नौ आबादियाती कौमें अपने वक्त से आगे सिर्फ और सिर्फ बहरी ताकत के बलबूते पर थी। जैसे ही बहरी कुव्वत कमज़ोर पड़ती, सल्तनत भी डूबती चली गई। आज सबसे बड़ी बहरी कुव्वत अमेरिका है, इसलिए वो सुपर पावर है। मगर कितने लोग जानते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी की सबसे बड़ी आलमी बहरी ताकत कोई मगरबी मुल्क नहीं बल्कि चीन था। सन 1400 ईस्वी में मंग शहंशाह रवेन वन की सरकार 3500 तजारती व अस्करी जहाज़ों की मालिक थी। 120 मीटर तवालत के 9 मस्तूलों और 12 बादबानों वाले कई मंजिला जहाज़ इस बेड़े का हिस्सा थे। अपने ज़माने के इन व्हीकल जहाज़ों की देखभाल और रुमा रखने के लिए फ़ी जहाज़ लगभग 1500 तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत रहती थी। कोलंबस जिन जहाज़ों पर अमेरिका की जानिब गया वो सिर्फ 19 मीटर तवील थे। एक वक्त में 350 चीनी तजारती जहाज़ों का बेड़े की सूरत में अफ्रीका के मशरकी साहलों तक आना और जाना एक मामूल था। मगर 1470 में शहंशाह रोचो के दौर में दूर दराज बहरी सफ़र महदूद करने का हुक्म जारी हुआ। इस पॉलिसी को अगले 4 बादशाहों ने बरकरार रखा और 1525 तक मंग ख़ानदान के शहंशाह रोहोकोंग के ज़माने में बहरी बेड़ा मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया गया या जलाकर ख़त्म कर दिया गया। वजह क्या थी? इस बाबत मौरख मुनक़सिम है। कुछ का नज़रिया ये है कि चूँकि चीनी बादशाहत की ज़्यादातर तवज्जो मंगोलों से ज़मीनी लड़ाइयों की जानी थी, लिहाजा उन्होंने बहरी ताकत को ख़जाने पर बोझ जाना। कुछ मौरखीन कहते हैं कि इस दौर में चीन समुंदर के रास्ते तजारत करता था और इसकी आमदनी के मुकाबले में इतने बड़े बेड़े को बरकरार रखने के अखराजात कमतर साबित हो रहे थे, और वो भी ऐसे वक्त जब शाही ख़जाने पर सबसे बड़ा बोझ खुश्की की मुहम्मात थी। अलबत्ता प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के नोबल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात एंगस डेटन का नज़रिया ये है कि चीन ने अपना बहरी बेड़ा दरअसल बैरूनी तजारत के सबब लाहक होने वाले ख़तरात के पेश नज़र न सिर्फ अपने ही हाथों ख़त्म कर दिया बल्कि इस दौर का तजारती रिकॉर्ड भी जला दिया गया, क्योंकि दरबार की ब्यूरोक्रेसी बादशाह के कान में मुसलसल बढ़ती रही कि बैरूनी तजारत के ज़रिए मालदार होने वाला तबका जागीरदाराना निज़ाम की बुनियाद पर कायम सल्तनत की बका के लिए एक मोहलक खतरा साबित हो सकता है। इस दीवानगी और कम नगी की वजह कुछ भी हो, चीन अगले 550 बरस के लिए बहरी दौर से निकल गया। इस खला को पुर करते हुए रफ्ता रफ्ता मगरबी बहरी ताकतों और जापान ने चीनी सल्तनत के साहली इलाकों पर अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। अफ्यून की खुलम खुला जबरी दरामद के जरिए मगरबियों ने कौम को सुला दिया और शहनशाहियत की आबोताब को बेइख्तियार कर दिया। पिछले 40 बरस में चीन की जो कायाकल्प हुई उसके नतीजे में चीन खुली आलमी मंडी का मगरबी दुनिया से भी बड़ा वकील बन गया। इन 4 अशरों में समुंदर से 5 सदियों बाद दोबारा दोस्ती ने चीन को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां मंग शहनशाहियत बैरूनी तजारत को सबसे बड़ा बकाई खतरा समझती रही और कहां मौजूदा चीनी सदर चेन जिनपिंग ने जनवरी 2017 में डेविस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी ममालिक को यूं समझाया, जो भी समुंदर से मुसलसल खाइफ रहता है जल्द या बदेर इसी समुंदर में डूब जाता है। लिहाजा आज के चीन ने आलमी तिजारत को गले लगाने का जुर्रतमंदाना फैसला किया है। इस फैसले पर अमल के दौरान हमें तूफ़ानी लहरों का भी सामना करना पड़ा, मगर इन मुश्किलात ने हमें बिलाखिर तैरना सिखा दिया। आप भले माने या ना माने, लेकिन ये एक मुसलमा हकीकत है कि आलमी मंडी दरअसल वो बहरे ज़हार है जिससे फरार मुमकिन नहीं। चीन का दारोमदार बहरुल काहिल से कहीं ज़्यादा बहरे हिंद पर है, क्योंकि इसी समुंदर के किनारे दुनिया का 65% तेल और 35% गैस के दरियाफ्त शुदा ज़खायर पाए जाते हैं। अब आप अफ्रीका को बरास्ता मशरिक़ वुस्ता और बहरे हिंद चीन से जोड़ने वाले रोड एंड बेल्ट मंसूबे पर गौर कीजिए। ये मंसूबा आज से ज़्यादा कल के चीन के लिए है। इस वक्त चीन को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के 4 रुकनी स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद का सामना है। ये चारों बहरी ताकतें हैं।
فرض کریں کل یہ اتحاد نہ صرف چین کی بحری تجارتی شاہراہ یعنی آبنائے ملاقہ کا بلکہ آبنائے ہرمز اور عدن کی گزرگاہ پر بیٹھ جائے تو چینی تجارت کا کیا ہوگا؟ اب آپ چین سے وسطی و جنوبی مغربی ایشیا سے گزر کر افریقہ تک پہنچنے والے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کی اہمیت پر دھیان دیں تو آپ کو بحر ہند کی نئی گریڈ گیم سمجھنے میں قدرے آسانی ہوگی۔ عظیم طاقت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی قیادت اپنی 1/3 سوچ کو بے حال ہونے سے بچانے میں صرف کرتی ہے اور 2/3 سوچ کو مستقبل میں پیش آنے والے ممکنات کو پرکھ کر ان کے اعتبار سے پیش کی پالیسی سازی پر خرچ کرتی ہے۔ ہونی سے بڑا خطرہ انہونی ہے۔ امریکی ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز اسٹارویٹس کی کتاب سی پاور بحری عسکریت کے اداروں میں داخل نصاب ہے۔ اس میں سمندروں کی جو درجہ بندی کی گئی ہے اس کے مطابق بحر الکاہل البحر ہے۔ بحیرہ روم وہ سمندر ہے جہاں بحری سبقت کے تصور نے سب سے پہلے جنم لیا۔ بحری اوقیانوس نو آبادیات پر تسلط کا راستہ ہے اور بحر ہند سے دنیا کا مستقبل وابستہ ہے۔